हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और ये प्रश्न 2014 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। और भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और ये प्रश्न 2018 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष किस दिन से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। और कब खत्म होता है। तो 31 मार्च को खत्म होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। क्लास को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका में कौन सा
अर्थव्यवस्था है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और रूस में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का होना जरूरी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2021 के प्रथम पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। और ये प्रश्न 2015 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये तीनों बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। और ये प्रश्न 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 2017 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था।
और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। और ये प्रश्न 2018 में और 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अविकसित देश कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और ये प्रश्न 2011 में, 2016 में, 2018 में, 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, फिर 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। और ये प्रश्न 2011 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की वित्तीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी का अर्थ क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो जो सैन्य सेवा होता है ये सरकारी होता है, और जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, रेल सेवा होता है ये भी सरकारी होता है। लेकिन जो मॉल सेवा होता है ये प्राइवेट यानी निजी आदमी का होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन गैर सरकारी यानी प्राइवेट है, तो जो मॉल है ये प्राइवेट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। और ये प्रश्न 2011 में, 2014 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं। लेकिन इसमें तो 5 दिया ही नहीं है। तो जब ऑप्शन में 5 नहीं दिया रहे तो आपको 4 पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 और 5 दोनों हो तो आप लोग 5 पे टिक लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 5 न हो तो आप लोग 4 पे टिक लगाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है और ये प्रश्न 2012 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था किस देश में है, तो चीन में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और पूंजीवादी किस देश में है, तो अमेरिका में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, और ये प्रश्न 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये प्रश्न 2018 में और 2019 में पूछा गया है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो फोर्ड मोटर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और आपको लाइव प्रूफ भी दे दिए हैं कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप लोग क्रोम या गूगल ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो इस आस्क क्लास पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आस्क क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और इसमें बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है कैसे पता चलेगा, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही आपका टेस्ट होता है और दिन में आप लोग कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिख के नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले क्वेश्चन पे, गलत वाले आंसर पे आप लोग टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। तो देखिए सही है तो ये ग्रीन हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन लाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन होता है, लेकिन हम यहाँ पे गलती करेंगे, क्लोरीन पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया, बता रहा है कि नो ये गलत है और जो सही आंसर है
वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो आप लोग एक एक करके 30 का यहाँ पे आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा और लास्ट में अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पीडीएफ हम अपलोड करते हैं। तो जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो यहाँ पे सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।